Hello children, this is your chapter number 3 Economic Reforms since 1991, fifth part for class 12th by Miss Divya Saraswat. Now, topics to be covered through this video are positive and negative impact of new economic policies. It is an assessment कि अब हमारी new economic policies के let me see the outcomes of that. Positive impact of liberalization, privatization and globalization policy. So, if we are talking about the term of increase in rate of economic growth, we always measure economic growth with the help of GDP. ठीक है, 5.6 हमारी GDP थी on 1980 to 1991. अगर हम रिकॉर्ड करें तो 5.6 थी and it was 8.2% in 2007 to 2012. There was a big increase in GDP. लेकिन अगर मैं बात करूं when we started implementing these policy, तो हमारी GDP उस टाइम पर सडनली बहुत ज़्यादा लो हो गई थी and it was only 0.1% at that time. 0.1. Why? Because हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर दी थी. वी आर चेंजिंग एवरीथिंग. ड्यू टू दैट 0.1% GDP आ गई थी, लेकिन उसके बाद GDP ने बहुत फास्ट ग्रो करना शुरू करा था. इट वॉज इंक्रीजिंग वेरी फास्टली एट दैट टाइम. ठीक है. नाउ ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, नॉट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ऑल्सो, लेकिन सर्विस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखी गई है. वी आर हैविंग अ टेबल ऑल्सो हियर. अगर हम 1980 टू 91 की बात करें, सर्विस सेक्टर हमारा 6.7 था, whereas agriculture is 3.6, industry is 7.1. 92 to 2001 सर्विस सेक्टर अगेन 8.2, हमारा इंडस्ट्री डाउन हो गया, एग्रीकल्चर डाउन हो गया. अगर हम आए here 2014 to 15, सर्विस सेक्टर 10.3 है, इंडस्ट्री इज 5.9, whereas एग्रीकल्चर हमारा नेगेटिव पहुंच चुका है. ओके, सो दिस कैन बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी कि हमारा एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रहा है. वेरेस सर्विस सेक्टर जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी गई है. इसकी वजह से हमारी कहीं ना कहीं GDP बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है ड्यू टू सर्विस सेक्टर. पीपल आर गेटिंग मोर एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर इन दिस रिफॉर्म पीरियड. Next is rise in foreign exchange reserve. As we all know, in our last video we discussed about this कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था एट द टाइम ऑफ 1991 व्हेन वी आर गोइंग टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. सो हाउ डू वी राइज दिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यू टू इट्स रिफॉर्म. जिस रिफॉर्म के अंदर हमने पढ़ा था डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, कि हमने रुपी की वैल्यू को लो कर दिया था सो दैट हमारे जो गुड्स हैं वो कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज थोड़े से चीप हो जाएं एंड दिस विल समवेयर सपोर्ट द एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट. तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा इन कंपैरेटिव टू इम्पोर्ट. ओके, ड्यू टू दैट हमारा जो है देयर वाज अ राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. अगर मैं बात करूँ numerical figures की, so in 1990 to 91 it was about $6 billion and now in 2014 to 2015 it is about $321 billion. So there was rise in foreign exchange reserve. These numerical figures are from your NCERT book. Okay, so do learn these numerical figures also. Rise in foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने कैसे बढ़ाई थी, जब हम लोगों ने कहा था कि फॉरेन कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन आर इंडिया अप टू 50%. इन्वेस्टमेंट हमने उनके 50% कर दी थी सो दैट दे कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडियन इंडस्ट्रीज. The foreign investment, which include foreign direct investment and foreign institutional investment, has increased. पहले ये थी in 1990 to 1991 $100 million. Now in 2014 to 15 it is about $73.5 billion. So million to billion. Okay, so there was a big rise in foreign investment. डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इंक्रीज क्यों हुआ था,
द पॉइंट इज दिस, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू। ड्यू टू दैट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो इन आर टैक्स रिफॉर्म हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेस को भी रिड्यूस किया एंड इनडायरेक्ट को भी, सो दैट हमारे गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटी में ज़्यादा फ्लो हो सके इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो राइजिंग प्राइजेज हैव बीन केप्ट अंडर कंट्रोल। अगर हम 1990 की टर्म्स की बात करेंगे, देयर वाज 17% inflation at that time, and 2001 it was 6.5% inflation. Okay. Next is reduction in fiscal deficit. Fiscal deficit वो situation होती है where your expenditure is greater than your revenue. ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन कम था लेकिन हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। नाउ इन 1991 की अगर हम बात करें, फिजिकल डेफिसिट जो था वो हमारा 8.5% था। इट इज़ डिक्रीजेस टू 5% ऑफ जीडीपी। हाउ? विद द हेल्प ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ? विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस, एंड सेकेंडली विद द हेल्प ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, टैक्सेस के थ्रू, इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुआ, एंड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टीज। डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट गॉट अंडर कंट्रोल। डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जब होता है व्हेन योर इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। नाउ विद द हेल्प ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी हम लोगों ने एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं ग्रेटर कर दिया था कंपैरेटिव टू इम्पोर्ट, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आए थे हम। सो और डिवेल्युएशन ऑफ रुपी किसके थ्रू हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट गॉट अंडर कंट्रोल, वेयर इज इम्पोर्ट इज कंपैरेटिवली बिकम हायर in comparison of import. Export is higher in comparison of import. Recognition of India as an emerging economy. Now due to all of this, ओवरऑल लेवल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हमारा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ओके, इंडिया इज़ नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड. This recognition is not only raising India's ranking in the world but also impact psychology of global investor to choose India as preferred destination. इन सारी पॉलिसीज़ की वजह से अब लोगों के दिमाग में इंडिया की एक अलग इमेज बन गई थी दैट दे इंडिया इज़ ऑल्सो इन देयर ऑप्शंस। वो प्रेफर इंडिया को भी करना चाहते हैं फॉर देयर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रोसेस। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। हम लोगों ने पॉजिटिव इम्पैक्ट को देख लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर नेगेटिव इम्पैक्ट। सो द फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट जो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया था, दैट वाज नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा नेगेटिव पहुंच चुका था। जो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती थी एग्रीकल्चर में, सच एज इरीगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेजेस, रिसर्च एंड एक्सटेंशन, जितना भी ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट था वो सारा उस टाइम पर नहीं हो रहा था। इट वॉज फॉल। ठीक है, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, सब्सिडी जो थी फर्टिलाइजर की रिमूव होगी, उससे क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, और जिससे कहीं ना कहीं वो फार्मर्स सफ़र कर रहे थे जो स्मॉल थे एंड मार्जिनल फार्मर्स थे। कंपैरेटिवली वो इतना ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, जिनके लिए मेजर सब्सिडी लगाई गई थी। अब उनको एक कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इंटरनेशनल मार्केट का। ठीक है, जस्ट बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी बढ़ेगा, वेयर एज अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली चीप पड़ेगा। सो देयर वाज अ बिग इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर देम। एक्सपोर्ट मार्केट फोकसिंग ऑन कैश फ्लो। जो भी हमें एक्सपोर्ट करना था एग्रीकल्चर को, वो फोकस कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कैश क्रॉप्स पे, तो लोग उसी को प्रोड्यूस करेंगे जिससे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ग्रेन्स, लोग कैश क्रॉप्स को उगाने लग गए कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज लॉपसाइडेड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। लॉपसाइडेड मीन्स एक तरफा, वन साइडेड कैसे? इट वॉज नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस। जो अगर हम बात करें हमारे तीनों सेक्टर्स की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड
सर्विस सेक्टर, देयर वाज नो बैलेंस, वो सारा अनबैलेंस चल रहा था क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिव हो चुका था, वेयर एज अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें इट वाज रिटार्डिंग एंड सर्विस सेक्टर समवेयर इंक्रीजिंग. ओके, सो देयर वाज लॉपसाइडेड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस क्योंकि आपको मैंने लास्ट स्लाइड में ये बताया था कि जो हमारे फार्मर्स थे वो कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करते जा रहे थे. वाई? ड्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस कि उन्हें कैश क्रॉप को एक्सपोर्ट करना है. एक्सपोर्ट जो था वो फेवर में था कैश क्रॉप्स के. ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा नेगेटिव पहुंच चुका था. एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इतना कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज आईटी सेक्टर को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सर्विस सेक्टर. आईटी सेक्टर वाज जनरेटिंग वेरी मच. जितना भी ग्रोथ था वो सारा आपका सर्विस सेक्टर के अंदर था. इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, agriculture was negative and industrial sector was retarding at that time. Slowdown in industrial growth, as I told you, decreasing in demand of industrial product due to various reasons. Cheaper import हो रहा था हमारा, cheaper import था and comparatively better था वो. Inadequate investment in infrastructure etc. और secondly अब हमने door opens कर चुके थे for the foreign investment. तो उनकी वजह से क्या हुआ था, हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे वो कंपटीशन फेस कर रहे थे इंपोर्ट के लिए. द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पावर सप्लाई हैव रिमेन अनएडुकेट ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. वो भी हमारी उतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं थी जितनी हमारी होनी चाहिए थी. ठीक है, ड्यू टू दैट हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स थे उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन जा रही थी बिकॉज जो हमारे इम्पोर्ट्स थे, जो हम इम्पोर्ट्स मंगा रहे हैं वो कंपैरेटिवली चीपर थे. नेक्स्ट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपना प्रॉपर्टी का, अपना इंडस्ट्री का कुछ शेयर जो है वो सोल्ड कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि पब्लिक को. तो ड्यू टू दैट हमें जनरेट करना होता है रेवेन्यू, पब्लिक सेक्टर्स को जनरेट करना होता है रेवेन्यू, एंड वो जो होता है वो प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यूड सोल्ड कर देते हैं जिससे एक सब्सटेंशियल लॉस गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है. जितने की वो प्रॉपर्टी सोल्ड होनी चाहिए उतनी नहीं, उतना अमाउंट नहीं मिलता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को. ठीक है, दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट. समवेयर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ड्यू टू दैट द गवर्नमेंट जनरेटिंग इज रेवेन्यू एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास अगर वो जाता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से काम करते हैं. सेकेंडली वो कहीं ना कहीं गुड्स को कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं. Now, spread of consumerism means now the focus of goods and services is to produce for the consumer as they want. बहुत सारे MNCs आ गए हैं, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, वो सारा कंपटीशन उनका चल रहा है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो उन्हें बेहतर करने के लिए. स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म में दे बिकम द विक्टिम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कि वो बस दिखाना चाहते हैं कि दैट कंज्यूमर वांट दिस तो हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, which enhances materialism but robs the peace of mind. पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है. और जब हम ये स्पेंड कर रहे हैं तो स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग हो रही है विच इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट. अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन रहा है वो सारा का सारा अर्बन एरियाज़ पे रहा है. देयर वाज नो ग्रोथ इन रूरल एरियाज़. जो भी LPG पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हुई थी वो सारी अर्बन एरियाज़ में हुई थी. MNCs आ रही हैं वो सारी अर्बन एरियाज़ में आ रही हैं, वो फोकस भी अर्बन एरियाज़ में ही कर रही है. सो देर वॉज समवेयर नेग्लिजेंस ऑफ रूरल एरियाज इन दैट. नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल पॉलिसीज. फिजिकल पॉलिसीज पे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, जो टैक्स थे वो रिड्यूस कर दिए गए थे जिसकी वजह से हमने सोचा था कि रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा. गवर्नमेंट थॉट दैट बट इट वॉज नॉट दैट मच. इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं हुआ था उस टाइम पे. रिफॉर्म पॉलिसी में हम लोगों ने टैरिफ रिडक्शन भी किया था, टैरिफ रिडक्शन ओके, जिसके अंदर हम लोग चाहते थे कि हम रेज करें रेवेन्यू को थ्रू कस्टम ड्यूटीज़. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, tax incentives were provided to foreign investors, which further reduced the scope for raising the tax revenue. हम लोगों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाना है. ड्यू टू दैट जो भी हमारे टैक्सेस थे उनको रिड्यूस कर दिया गया था.
जिससे क्या हुआ, टैक्स रेवेन्यू जो हमें मिलना था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यू इज बिकमिंग लो। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के चक्कर में अपने टैक्स रेवेन्यू को लो करना पड़ा। विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे कंट्री का अगर हम पुअरेस्ट सेक्शन देखें या मेजर सेक्टर देखें दैट इज 60%, और अगर उनकी वेल्थ देखें स्टिल 4.7, विच इज़ नॉट दैट मच। कि एक 60% हमारा जो पोर्शन है पॉपुलेशन का, उसकी वेल्थ सिर्फ ओनली 4.7 है, वेयर एस जो सिर्फ 1% है, ओनली 1%, उसका अगर हम देखें दैट इज 51.5% वेल्थ। सिर्फ 1%, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा वेल्थी वेडिंग्स होती हैं, जो वो सारी कितना है 1%, ओनली 1% के पास हमारा हाफ ऑफ वेल्थ कंट्री का उनके पास है। ठीक है, तो एलपीजी पॉलिसी ने जो किया है वो रिच को और रिच बना दिया है, बट पुअर समवेयर दैट मच पुअर। उनका सिर्फ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रिचेस्ट ग्रुप के ऊपर देखा है। ठीक है, वेयर एज द पुअरेस्ट आर स्टिल 60% एंड इट इज 4.7 वेल्थ। अगर हम गिनी इंडेक्स की बात करें, गिनी इंडेक्स शो करता है इन इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। China is on first number, which was 19.61, whereas India is on second, 6.18. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा इनकम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो आप इसके थ्रू देख सकते हैं, वो कहीं पर भी इक्वालिटी को शो नहीं कर रहा है। जो हम मोटिव लेके चले थे ग्रोथ का, कि ग्रोथ के थ्रू हम इक्विटी को अचीव कर पाएंगे, हमें ग्रोथ ऐसी करनी है टू गेट इक्विटी, तो इक्विटी यहाँ कहीं नहीं दिखाई दी है। So somewhere this is the major negative effect of LPG policy. Thank you for watching this video.